हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है मार्शियंस, यानी कि मंगल पे रहने वाले लोग। मूवी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो वहाँ के सॉइल्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और उनके सैंपल्स ले रहे थे। तभी उनको एक नोटिफिकेशन मिलती है कि वहाँ तूफान आने वाला है और उन्हें फ़ौरन से अपनी स्पेसशिप तक जाना होगा। अब वो सारे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि एक बोटैनिस्ट भी था, वो किसी चीज़ से टकरा जाता है तो वो वहीं रुक जाता है और तूफान में खो जाता है। उसे स्पेसशिप में रहने वाले सारे साइंटिस्ट कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। वो समझ जाते हैं कि शायद मार्क कभी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हम मार्स पे देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। उसके पेट में एक रॉड चला गया है। उसे निकालते हुए उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो जैसे तैसे करके उस चेम्बर तक जाता है जो सारे साइंटिस्ट ने वहाँ पर लगाया था। वहाँ पर जाके वो रॉड निकालता है, लेकिन परेशान भी हो जाता है क्योंकि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ना ही यहाँ पे कोई स्पेसशिप है और ना ही उनसे कांटेक्ट करने की कोई उपाय। तो क्या वो अब सारी जिंदगी मार्स पे ही निकालेगा? और तो और तूफान की वजह से उनके पास कोई हथियार भी नहीं रहा। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा, यानी कि अगला स्पेसशिप जो कि मार्स पे लैंड करेगा, वो 4 साल बाद होगा। लेकिन ये वक्त बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए वो लोग जितना खाना लाए थे वो काफ़ी नहीं है। वो मर भी सकता है, तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ पर वो प्लान बना रहा होता है और उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें यूज़ करके वो और भी आलू उगाना चाहता था। शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे। तो मार्क अपने डायरी में कुछ नोट्स बना लेता है और फिर बाहर जाकर सॉइल में खेती करने लगता है ताकि वो आलू को उगा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू है पानी, क्योंकि मार्स में पानी बहुत ही कम था, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाए थे। लेकिन वो यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन मार्क एक बोटैनिस्ट था, तो वो जानता है कि कैसे पानी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी कल्टीवेशन कैसे हो सकती है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ट्राई में वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया जो कि वो इनटेक कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पूरा कैलकुलेशन के साथ दोबारा ट्राई करता है, तो यहाँ और पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पे पानी प्रोड्यूस करने लगता है जहाँ पे मिट्टी में उसने पौधा उगाना शुरू किया है। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि वो पौधा बड़ा होने लगता है। मार्क भी यही देख के बहुत खुश हो जाता है और ये चीज़ उसको जीने की होप देती है। वहाँ अर्थ पे ये डिक्लेयर किया जाता है कि मार्क अब और इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ तक कि उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो सैटेलाइट को देख रही होती है और मार्स के क्लिप्स देखती है। उसे दिखता है कि मार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि वहाँ जो सामान पहले कहीं और पड़ा था वो अभी कहीं और पड़े हैं, और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए थे। वो लड़की अपने सीनियर को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि हम मार्क को बचाने मार्स पे चले भी गए तो वो हमारे पहुंचने से पहले ही भूख से मर जाएगा। उधर मार्क परेशान होने की बजाय कोई तरीका ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो प्रोजेक्ट आएगा उस जगह पर पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगेंगे और 70 दिन तो उसे यहाँ पहले से ही हो चुकी है। तो बैठे रहने से अच्छा है कि वो उसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूरी पर है और जो कार उसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती है। लेकिन मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन बचा होता है। वहाँ अर्थ पे हम देखते हैं कि मार्क तक खाना और पानी पहुँचाने के लिए एक स्पेसशिप तैयार किया जा रहा है जो कि
पूरे 1 साल तक मार्स में पहुंचेगा। लेकिन वहाँ मार्क पहले से ही बहुत सारा आलू उगा चुका है। वो आलू उसके लिए काफ़ी है, लेकिन कब तक सिर्फ आलू पर वो जिंदा रहेगा? उसे किसी न किसी तरह तो कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर कैमरा होता है जो कि मार्स की पिक्चर्स को अर्थ पे भेज सकता है। वो वहाँ 3 बोर्ड्स लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, यानी क्या आप मुझे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखती है नो, यानी ना, और राइट साइड पे लिखता है हाँ, यानी यस। जब अर्थ पर लोग ये देखते हैं तो यस की तरफ कैमरा मूव करते हैं। मार्क खुश हो जाता है कि उन लोगों को एटलीस्ट ये तो पता है कि मार्क जिंदा है। फिर वो दुनिया वालों से कोड वर्डिंग में बात करने लगता है। उसे बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। फिर मार्क पूछता है कि जो साइंटिस्ट उनके साथ आए थे वो तो अभी भी अर्थ की तरफ ही जा रहे होंगे, और क्या आपने उनसे ये बताया है कि मैं अभी भी यहीं पर हूँ? तो वो उनसे कहता है कि नहीं, पर हम अब बता देंगे। जब मार्क के बाकी साथियों को ये पता चलता है तब उन्हें बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं छोड़ के आ गए। वहाँ हम मार्स पर देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने आलू उगाया होता है वहाँ पता नहीं क्यों एक ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क अब दुखी हो जाता है और उनके पास जो आलू बचे थे वो अब काफ़ी नहीं होते, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंचता वो पहले ही भूख से मर चुका होता। तो अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में 3 बार खाता था वो उसे अब कम कम खाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। या हम ज़मीन पर देखते हैं कि नासा का एक रॉकेट लॉन्च होता है जिसमें वो सब मार्क के लिए खाना और ज़रूरी चीज़ें भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होती है। वो रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है। सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मार्क तक कुछ नहीं पहुंचता है। सब बहुत ही सैड हो जाते हैं और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और अगर हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस था। अगर उसकी जान भी गई तो इस बात से वो बहुत खुश है कि उसने एंड तक इसके लिए लड़ाई की, जिस बात से वो बहुत ही प्राउड था। अभी वो लोग चाइना से हेल्प मांगते हैं तो चाइना हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला होता है उसी से वो मार्क की हेल्प करेंगे। लेकिन वहाँ एक और आदमी होता है जो उन्हें एक और आइडिया देता है। जो स्पेसशिप पहले ही मार्स की तरफ से आ रही है उसे दोबारा मार्स की तरफ ही कर दिया जाए, और जो स्पेसशिप मार्स पर ही है उसके ज़रिए मार्क मार्स के ऑर्बिट तक आए और बाकी के साइंटिस्ट उसे वहाँ से ले लेंगे। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था, और तो और उन्हें ऐसे करने में 19 महीने लग जाते। यानी अगर वो मार्क को लेकर वापस ज़मीन पे आते तो बहुत समय गंवा देते। इसी कारण से नासा इस चीज़ को मना कर देती है। उधर मार्क मार्स पर वैसे ही रहता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है। जब नासा देखती है कि जो स्पेसशिप ज़मीन की तरफ वापस आ रहा था वो फिर से मार्स की तरफ वापस जा रहा है तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया होता है। असली बात ये थी कि वही लड़का जिसने ये प्लान एडवाइस किया था वही उन साइंटिस्ट को पर्सनली रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोगों को मार्क को बचाना ही होगा, क्योंकि वो तुम लोगों का टीम का मेंबर था, और दूसरा अगर कोई तरीका हमें निकालना है तो उसमें लाख साल भी लग सकते हैं और तुम लोग ये काम विद इन मंथ्स कर सकते हो। नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उनको समझा देता है कि ये अच्छी बात है। जब मार्क अपना हिम्मत नहीं हार रहा है और ये साइंटिस्ट अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी साथी को वापस लाना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले। वो उनको फूड भी पहुंचाते हैं और चाइना की मदद से ये लोग उसे हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं।
अब जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसको लेने वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के ऑर्बिट के अंदर आ सके, तो वो अपना स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक जाने का कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से अपने साथियों को ज्वाइन कर सके। तो अब वो अपना स्पेसशिप तैयार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके हिस्से बाहर न फेंके वो ट्रैवल नहीं कर पाता। अब मार्क उसी स्पेसशिप में निकल पड़ता है, लेकिन उसे काफ़ी सफोकेशन होती है। वो स्पेसशिप भी ठीक नहीं होता, तो उसे वो हैंडल करने में बहुत ही दिक्कत हो रही होती है। इस वजह से बीच में वो बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता है किसी से। सब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे होश आता है और सभी को राहत मिलती है। ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा लोग इस मिसिंग को लेके वरीड थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता है, तो वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। वो अपने साथियों से कहता है कि परेशान मत हो, मैं भी हिम्मत बनाए रखता हूँ और जल्दी ही मैं स्पीड कंट्रोल करके तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। दूसरे साइंटिस्ट्स भी अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिसके एयर प्रेशर से मार्क का स्पेसशिप का स्पीड कम हो जाती है। तब फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। वहाँ हम देखते हैं कि स्पेसशिप की फीमेल कमांडर एक मूविंग चेयर के साथ रस्सी लेकर मार्क तक पहुँच जाती है, लेकिन वो रस्सी कम पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे दूर रह जाता है। मार्क उनसे कहता है कि मैं स्पेसशिप में एक होल करता हूँ। ये बोलने के बाद मार्क अपने स्पेस सूट में एक छेद करता है, जिससे उसके सूट में हवा आने लगती है और प्रेशर बढ़ने लगता है, और उसी प्रेशर से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है और फाइनली वो फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है, जिससे वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो उसकी जान बचा लिए। तभी वहाँ पर कोई मूवमेंट होती है और मार्क का हाथ फीमेल कमांडर से छूट जाता है, लेकिन जल्दी से फीमेल कमांडर रस्सी को मार्क की तरफ फेंकती है, जिसे मार्क पकड़ लेता है और फाइनली वो स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो सब दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और मार्क अब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है। वो उन्हें सिखाता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाए तो खुद को किस तरह बचा सके, जिसका सबसे बड़ा रूल है कि कभी भी हिम्मत मत हारना। और इसी के साथ ख़त्म होती है ये मूवी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? साइंस फिक्शन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा दोस्ती की भी मिसाल देता है ये मूवी। कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स ज़रूर बताइएगा और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।